अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 केस नंबर 2 यानी टाइप नंबर 2 के अंडर जो क्वेश्चंस आते हैं इस एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हैं। अज़ीज़ बच्चों, टाइप नंबर 2 या केस नंबर 2 से मुराद ये है कि जब आपके डिनोमिनेटर में दी हुई रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, जिसे आप क्यू एफ एक्स भी कहते हैं, लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हों, तो उस वक्त हम रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह बनाते हैं। इसके लिए बेटे हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 को, जो कि लॉन्ग के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, और इसके वेरी इम्पॉर्टेंट होने की वजह ये है कि इसमें जब आप डिनोमिनेटर में देखते हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि रिपीट हो रहा है। तो बच्चों से गलती ये होती है कि वो क्वाड्रेटिक फैक्टर समझते हुए इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना देते हैं। यहाँ बेटे पहले आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे कि ये मैंने बनाए हैं। पहले आपने इसको x-1 इंटू x+1 लिखना है। तो ये जो होल पार्ट 2 है, ये आप जानते हैं कि अगर आप x-1 को a पढ़ें और x+1 को b पढ़ें तो a इंटू बी होल स्क्वायर आप जानते हैं कि a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये बेटे आपने पहले इसकी सिंपल फॉर्म जो है वो बनानी है। उसके बाद आपको नज़र आ जाएगा कि ये केस नंबर 2 के मुताबिक आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो बनाएंगे। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस अजी बच्चों आप बनाएंगे कुछ इस तरह से कि आप हर लीनियर फैक्टर को एक कांस्टेंट देंगे और जितनी उसकी होल पार है उतने कांस्टेंट अजीज़ बच्चों उसको मिलेंगे। तो फर्स्ट जो लीनियर फैक्टर है वो 2 टाइम हमारे पास है, सेकंड लीनियर फैक्टर हमारे पास 2 टाइम है। तो फर्स्ट लीनियर फैक्टर को आप दो कांस्टेंट a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर देंगे। इसी तरह आप सेकंड लीनियर फैक्टर को भी दो कांस्टेंट जो है वो देंगे। तो इस तरह से बेटे आपकी इस रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो आप सपोज करेंगे। इसके बाद वो सारा प्रोसेस वही है जो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक करते रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पर जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट आपका एलसीएम होता है, उससे आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप लेफ़्ट साइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिर्फ न्यूमरेटर रह जाएगा x² प्लस x, और राइट साइड पर आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 एक दफ़ा कैंसिल होगा। इसी तरह आप b वाली जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 होल स्क्वायर से, तो b के साथ जो फैक्टर आएगा वो x+1 होल स्क्वायर आएगा, x-1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली बेटे c के साथ x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 आएगा, क्योंकि एक x+1 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। d के साथ आपके पास x-1 होल स्क्वायर आएगा, चूँकि x+1 होल स्क्वायर उसके नीचे है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेटे आपकी एक स्ट्रेट इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। इसके बाद बेटे आपने देखना होता है कि वो कौन से कांस्टेंट हैं जिनके नीचे लीनियर फैक्टर हैं, यानी जो रिपीट नहीं हुए, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर देखने होते हैं। तो a के नीचे x-1 है, अगर आप इसको 0 सपोज करते हैं तो आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी। इसी तरह c के नीचे लीनियर फैक्टर है जो नॉन रिपीटेड है, इसको अगर आप 0 सपोज करते हैं तो x की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। रिपीटेड जो लीनियर फैक्टर हैं उनसे बेटे वैल्यू आपने नहीं लेनी, क्योंकि उनसे अगर आप वैल्यू लेंगे तो जो ऑलरेडी आप वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं वही दोबारा आएंगी, तो आपका वक्त ज़ाया होगा। तो जब आप x=1 इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे तो लेफ़्ट साइड पर 1 लगाने से 1² प्लस 1, और राइट साइड पर बेटे आप देखें अगर यहाँ 1 लगाते हैं तो a वाली टर्म भी 0 हो रही है, और आपके पास ये c वाली टर्म भी 0 हो रही है, और d वाली टर्म भी 0 हो रही है।
आपके पास राइट साइड पर सिर्फ b वाली टर्म आपके पास आ जाएगी, और यहाँ जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो b की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। सिमिलरली जब x की वैल्यू आप -1 लगाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो लेफ़्ट साइड में -1 का होल स्क्वायर प्लस -1, और राइट साइड पर आप चेक करें कि जब आप -1 लगाएंगे तो a वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और b वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह आपकी c वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। d वाली टर्म अजीज़ बच्चों राइट साइड पर आपके पास रह जाएगी, जिसमें आप x की जगह -1 लगाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास d की वैल्यू ज़ीरो आएगी। ये दो कांस्टेंट b और d की अजीज़ बच्चों आपके पास वैल्यू आ चुकी हैं। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है जो आपके दो कांस्टेंट रह गए हैं। एक आपका कांस्टेंट a है, उसकी वैल्यू रह गई है, और एक c की वैल्यू रह गई। इसलिए आप इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे, यानी इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो आप लेफ़्ट साइड तो पहले से ही सिंपल फॉर्म में x² प्लस x एज इट आ जाएगी। राइट साइड पे बेटे आप x प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। इसी तरह आप b के साथ जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है वो ओपन करेंगे। इसी तरह आप c के साथ x माइनस 1 होल स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे, और d के साथ x माइनस 1 होल स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे। इसके बाद बेटे आप x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो a के साथ एक पॉलिनोमियल इस तरह से आ जाएगी। फिर आप c के साथ दो फैक्टर हैं, एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर है, तो लीनियर फैक्टर को आप इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c के साथ भी एक क्यूब 3 डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाएगी। d एज इट बेटे इसके साथ चूँकि पहले ही आप एक्सपेंड कर चुके हैं d के साथ, ये ब्रैकेट एज इट आएगी। इसको मज़ीद आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्यूब वाली टर्म पहले लिखेंगे, फिर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आप सम अप करेंगे, फिर एक्स वाली टर्म सम अप करेंगे। सिमिलरली बेटे आप ये सी में देखेंगे कि कौन सी लाइक टर्म्स हैं, उनको आप सम अप करेंगे, तो ये सी के साथ आपके पास ये ब्रैकेट आएगी। तो ये अजीज़ बच्चों इक्वेशन नंबर जो 3 है, ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई है इक्वेशन नंबर 2 की, ताकि आप चूँकि दो कांस्टेंट a और c की अभी आपको वैल्यू चाहिए, तो आप हाईएस्ट जो डिग्री है दोनों तरफ देखें वो कितनी है। तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो 3 है और लेफ़्ट साइड पर देखें तो 2 है। तो आपने अजीज़ बच्चों चूँकि दो कांस्टेंट फाइंड करने हैं, तो आप हाईएस्ट यानी x³ के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे दोनों तरफ से, तो इधर x³ नहीं है तो आपको 0 मिलेगा, और राइट साइड पर x³ का कोफिशिएंट एक a आ रहा है और अजीज़ बच्चों दूसरा कोफिशिएंट c आ रहा है। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू -a मिलेगी, और जब आप x² के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से दोनों तरफ से, तो लेफ़्ट साइड पर x² का कोफिशिएंट 1 मौजूद है और राइट साइड पर x² का कोफिशिएंट a है, और सेकेंड टर्म में x² का कोफिशिएंट +b है, और थर्ड टर्म में x² का कोफिशिएंट -c है, और फोर्थ टर्म में x² का कोफिशिएंट +d है। तो इस इक्वेशन के अंदर अजीज़ बच्चों आप b की वैल्यू जो आप ऑलरेडी आगे फाइंड कर चुके हैं 1/2 वो यहाँ लगाएंगे, और c की वैल्यू आपने -a फाइंड की हुई है। जब आप c को -a लिखेंगे तो ये माइनस उसको +a बना देगा, और d की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 0, वो आप 0 लगाएंगे। तो यहाँ से बेटे ये a + a आपको 2a मिलेगा, और ये 1/2 जब आप लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये 1 - 1/2 जब आप सॉल्व करेंगे तो 2a = 1/2 होगा, और a की वैल्यू अजीज़ बच्चों 1/4 होगी। ये a की वैल्यू बेटे आपने यहाँ लगानी है। जब आप a की वैल्यू ये वाली 1/4 यहाँ लगाएंगे तो c की वैल्यू अजीज़ बच्चों आपको -1/4 मिलेगी। अब बेटे आपके पास चारों कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद हैं, यानी b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/4, a की वैल्यू 1/4, और d की अजीज़ बच्चों वैल्यू आपके पास 0 मौजूद है। ये चारों वैल्यू आप यूज़ करेंगे यूजिंग वैल्यूज़ ऑफ
A, B, C and D in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 अजीज़ बच्चों आपकी है, यहाँ आप A को लिखेंगे 1/4, आप B को लिखेंगे 1/2, C की वैल्यू आप -1/4 लगाएंगे और D की वैल्यू 0। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट साइड एज इट आएगी। राइट साइड बेटे इस तरह बन जाएगी 1/4 x - 1 प्लस 1/2 x - 1 होल स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 और d की वैल्यू चूँकि 0 है प्लस 0/x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अगर न्यूमरेटर में 0 हो तो नीचे बेटे अगर कोई भी टर्म जो नॉन ज़ीरो है वो हो तो आपकी मुकम्मल टर्म जो है वो 0 के इक्वल होती है, लिहाजा इसको हम इग्नोर करेंगे। तो दोबारा बेटे अगर आप देखें लेफ़्ट साइड को ओरिजिनल स्टेटमेंट बनाना चाहें तो इसे ए स्क्वायर पढ़ लें, इसको बी स्क्वायर पढ़ लें। तो ये a इंटू बी करने के बाद आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब आप a इंटू बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 बनेगा और ये होल स्क्वायर बेटे आ जाएगा। तो ये आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाएगी जिसकी अजीज़ बच्चों ये पार्शियल फ्रैक्शंस आपने बना ली हैं। उम्मीद है बेटे ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।